अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको सराहा, उसके ऊपर कमेंट्स दिए और उनको लाइक किया और शेयर भी किया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जो हमारी काविशें हैं उनको पजीराई बख्शी। आज की वीडियो दरअसल मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर, और चूँकि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ जो है जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में है, और ये आज हम इस सिलसिले की तीसरी गालबन वीडियो आपके सामने पोस्ट करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जब लोग अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और उसमें जब वो देखते हैं कि कुछ रीडिंग्स रेड मार्क हुई हैं तो वो उसको देख के बड़ा परेशान हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो रेड मार्क लगा दिए हैं लेबॉर्ट्री वालों ने, तो ये हमारे लिए कोई ख़तरनाक चीज़ है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपको ये सिखा दें कि जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसकी तशरीह कैसे करनी है, और वो तशरीह आप बखूबी डॉक्टर की मदद के बगैर कर सकते हैं, सो दैट कि आपको जो वक्ती एंजाइटी या आपको जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है, आप उससे बच जाएं और फिर बाद में जाके आप आराम कर लें। तो लिपिड प्रोफाइल जब भी आपने चेक कराना है तो पहले तो ये एक बात याद रखिए कि आपने लिपिड प्रोफाइल जो है चेक करवाने से पहले 12 से 14 घंटे की फ़ास्टिंग करनी है। फ़ास्टिंग से मुराद ये है कि उसमें आप पानी पी सकते हैं, कोई और ऐसी चीज़ ना लें जिसकी कोई कैलोरिक वैल्यू होती है, जैसे कोई बिस्किट्स, कोई आपके उसके साथ कोई स्नैक्स, कोई और किसी किस्म की चीज़ या खाना वाना ना लें। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपका सुबह 12 बजे या सुबह 11 बजे सपोज जाने का इरादा है अपनी लैब पे टेस्ट करवाने के लिए, तो आज रात 11 बजे के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक, यानी ये तकरीबन 12 घंटे बन जाते हैं, तो आप उस वक्त तक इन बिटवीन कुछ ना खाएं और प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। पानी पीने पे आपके कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब जब आप ये फास्टिंग कर लें, सुबह जाके अपना ब्लड सैंपल दे दें और जब आपकी रिपोर्ट आ जाए तो ये याद रखिए कि उसमें कुछ जो रीडिंग्स हैं वो रेड मार्क हुई होती हैं। वो रेड मार्क इसलिए हुई होती हैं कि जो आपकी लेबॉर्ट्री है उसने अपने कंप्यूटर को एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि मसलन टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं कि ये 200 तक नॉर्मल है, और 200 से जैसे ही ऊपर एक पॉइंट पे जाए 201 भी हो तो कंप्यूटर उसको रेड मार्क कर देगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वजह से होता है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर 200 नॉर्मल है तो 201 या 202 आ गया और कंप्यूटर ने उसको रेड कर दिया है तो आप परेशान हो जाएं। और यही तमाम रीडिंग्स के लिए है कि रेड देख के परेशान नहीं होना आपने। हर लेबॉर्ट्री की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, और उसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए उनकी डिफरेंट अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ उसको कंपेयर कर लिया करें कि आपकी रीडिंग और जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो कहाँ पे फॉल कर रही हैं। चलिए, अब आपकी रिपोर्ट आ गई। एक बात याद रखिए कि जब आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेबॉर्ट्री में चेक होती है तो वो जो कोलेस्ट्रॉल को पिक करती है, अब ये बात आपने बड़े गौर से समझनी है। जब वो कोलेस्ट्रॉल को पिक करती है तो ये देख लीजिए कि वो एक टोटल कोलेस्ट्रॉल जो आपकी ब्लड का होता है उसको पिक करती है और उसके फिर आगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी तशरीह करती है। अब कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो तरह के, और ये यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये यकीनन एक नई बात होगी। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, और इसको अगर आप आसानी से समझ लें तो आप आइंदा अपने जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स देख के नॉर्मल होना इंशाल्लाह छोड़ देंगे, उसके बारे में परेशान होना छोड़ देंगे। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। एक होता है लार्ज एंड पॉइंट, इसकी मैं तशरीह करता हूँ, और एक होता है स्मॉल एंड डेंस। जब लैब आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करती है तो वो दोनों को पिक करती है। लैब का जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको ये नहीं पता कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें लार्ज पॉइंट कौन सा है और स्मॉल डेंस कौन सा है। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, लार्ज एंड पॉइंट और दूसरा स्मॉल एंड डेंस। लार्ज सबको पता है, उसका मतलब उसका साइज बड़ा होता है। पॉइंट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि हवा में तैरती रहती है। जैसे इसको आसान ज़ुबान में समझ लेते हैं कि आप एक बड़ा सा पाइप अगर है, जैसे एक हमारे ये जो अक्सर हमारी गलियों में और मोहल्लों में पाइप डालते हैं बड़े बड़े बिग साइज़ के,
अगर आप बड़े बड़े बैलून्स या गुब्बारे फुला के उनके अंदर छोड़ दें तो वो अंदर उसके फ्लोट करते रहेंगे, आराम से हवा के साथ तैरते रहेंगे, वो सिंक नहीं करेंगे। तो पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो कि फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। इसी तरह से जो स्मॉल डेंस है उसका मतलब है कि उसका साइज स्मॉल है और वो डेंस है, यानी वो किसी भी जो बर्तन है उसके पेंदे में बैठ जाती है जाके, तो उसको कहते हैं स्मॉल एंड डेंस। डेंस का मतलब है कि वो सिंक करेगी, फ्लोट नहीं करेगी बल्कि बैठ जाएगी। अच्छा, अब जो लार्ज पॉइंट कोलेस्ट्रॉल है ना जी, जब आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है तो लार्ज पॉइंट की कंपोजिशन होती है 80%, उसमें 80% लार्ज पॉइंट है। और ये बात याद रखिए कि लार्ज एंड पॉइंट कोलेस्ट्रॉल जो है कार्डियोवैस्कुलर यानी आपके दिल और दिल की नालियों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है, वो किसी किस्म की हार्ट डिजीज काज नहीं करता। और जो बाकी रिमेनिंग 20% है जो स्मॉल और डेंस है, उसका मतलब यह उसका साइज स्मॉल है और वो बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है, उसकी मिकदार 20% होती है। जो भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग आएगी उसमें 80% लार्ज पॉइंट होगा और 20% स्मॉल डेंस होगा नॉर्मली। अच्छा, अब जब हम लार्ज पॉइंट की बात करते हैं तो लार्ज पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है दिल की किसी बीमारी के साथ, लेकिन लैब को नहीं पता, वो तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको दे देगी 230, 250, पौने 300, लेकिन लैब को ये नहीं पता कि इसमें लार्ज पॉइंट कितना है और स्मॉल डेंस कितना है। अब ये जो लार्ज पॉइंट है जिसके बारे में मैंने ये कहा कि इससे किसी किस्म की दिल की बीमारी नहीं होती, ये एक न्यूट्रल किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, वो बस आपकी सर्कुलेशन में, आपकी खून की नालियों में घूमता रहता है। अब जो दूसरा स्मॉल डेंस है वो एक तो बहुत स्मॉल साइज़ का है, वो आपकी जो बारीक नालियां हैं खून की, उनकी जो अंदरूनी सतह है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, वो उसके नीचे सरायत कर सकता है और वहाँ जाके वो उसके अंदर चूँकि सिंक करता है तो वो उनके अंदर बैठ सकता है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो वहाँ पे प्लैक बनाता है या वहाँ पे रुकावट पैदा करता है जो कि खून की नालियों में ब्लड फ्लो की गर्दिश में रुकावट का सबब बनती है और उससे हार्ट डिजीज़ होती है। ये बात कोई इतनी बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चलें, लार्ज पॉइंट का तो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है दिल की किसी बीमारी के साथ, लेकिन जो स्मॉल डेंस है वो किसी हद तक मे भी थोड़ा बहुत उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हो, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि हम खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ जिन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं वो लेना ज़रूरी है। याद रखिए, जितनी भी आप स्टैटिन्स लेते हैं जो कि खून में आपके जो कोलेस्ट्रॉल उसकी मिकदार को कम करती हैं, जैसे जो बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो हैं आपके लिपिटॉर है, वो आपकी रोजविन है, रोविस्टा है, सिम्वास्टैटिन के कुछ ब्रांड्स हैं, ये जो आप लोग लेते हैं। अब ये बात बहुत ही काबिल गौर है कि ये जितनी दवाइयाँ हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, ये आपके लार्ज पॉइंट को नीचे लाती हैं, स्मॉल डेंस को नीचे नहीं लाती। तो वो तो हमने पहले ही नोट कर लिया कि जो लार्ज पॉइंट है जो कि तैरता रहता है और जो साइज़ में बड़ा है, जो कि एंडोथीलियल लाइनिंग जो है आपके ब्लड वेसल्स की उसके अंदर सरायत नहीं कर सकता, तो मुझे ये बताइए कि स्टैटिन लेके, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ लेके उसको नीचे लाने का क्या फ़ायदा? उसका तो दिल की बीमारी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। और जो स्मॉल डेंस है, अगर वो मिसाल के तौर पे बड़ा हुआ भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने स्मॉल डेंस के लिए फ़ौरन ही इन दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर देना है, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में ये बता चुके हैं कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से क्या नुकसानात होते हैं और जब हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत नीचे ले करके जाते हैं तो उससे क्या क्या बॉडी के अंदर मसाइल आते हैं। चलिए, आइए अब हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट आती है, लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट आती है, उसको हम कॉम्पोनेंट वाइज एनालिसिस करते हैं। उसमें आपने 4 चीज़ों पे गौर रखना है: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे बहुत सारे दोस्त सिर्फ सुबह जाके टोटल कोलेस्ट्रॉल का एक टेस्ट करके आ जाते हैं। याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल की सिर्फ इतनी सी अहमियत है कि अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा। इसके अलावा ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो इस हैबिट से बाहर आ जाइए कि आपने कभी भी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं कराना। जब भी आपने टेस्ट कराना है तो आपने लिपिड प्रोफाइल कराना है 12 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद, ताकि चारों कंपोनेंट की जो तफसील है वो एक अच्छे अंदाज में हमारे सामने आ जाए।
तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की बस इतनी सी हकीकत है कि ये ट्रैक करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। अगर ये बड़ा हुआ है तो यकीनन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका एलडीएल भी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है ऑन एवरेज ये 200 से कम होनी चाहिए, 200 से इसकी कम होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि 210 का मतलब ये नहीं है या 220 का मतलब ये नहीं है कि हमने दवाएं खा के इसको नीचे लेके आना है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो लोग इसको समझते हैं कि ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, मैंने इसकी पिछली दफ़ा भी आपसे जिक्र किया था कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दिस इज़ जस्ट अनदर कोलेस्ट्रॉल। आप इसको बैड कोलेस्ट्रॉल किसी सेंस में नहीं कह सकते। नॉर्मल इसकी वैल्यू कमोबेश 100 से 130 के दरमियान नॉर्मल तस्वुर होती है। लेकिन अब एक नया रिवाज है कि अगर आप डायबिटीज़ के साथ हैं या आपको प्रीवियस हार्ट डिजीज़ हो चुकी है तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं जी लोएस्ट इज़ द बेटर, जो कि उनके ख्याल में तो हो सकता है, हमारी रिसर्च के मुताबिक लोएस्ट इज़ नॉट बेटर। आपने इसको एक ऑप्टिमल कंडीशन में रखना है 100 से 130 के दरमियान, इसको हम नॉर्मल तस्वर करेंगे। इससे अगला है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल ये इसलिए है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, ख़ास तौर पे आपके जो फैट सेल्स हैं वहाँ से, आपके मसल सेल से और आपकी जो सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उसको वहाँ से उठा के ये लेके जाता है लिवर की तरफ। और लिवर चूँकि एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है, वो इस कोलेस्ट्रॉल को दोबारा से रिसाइकल करके हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है उसकी साफ़ सफाई करने के बाद। इसलिए इसको गुड कहते हैं कि ये जनाब मुख्तलिफ हिस्सों से, अगर फैट सेल से लेके जो कोलेस्ट्रॉल को जाएगा या सर्कुलेशन में से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा या ये मसल्स में से कोलेस्ट्रॉल को या किसी और डिपॉजिटिक जहाँ ये इसने ये डिपॉजिट्स हैं इसके, वहाँ से ये लिवर की तरफ लेके जाता है बनिस्बत एलडीएल के, जो कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसको ऑप्टिमली 45 से 50 के लगभग कमोबेश मर्द और ख़वातीन में होना चाहिए। 40 से ऊपर भी है तो काफ़ी अच्छा ये तस्वुर होगा। अब जो बहुत अहम इसमें जो कंपोनेंट है वो ट्राइग्लिसराइड का है। ज़्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, एलडीएल नॉर्मल होता है, एचडीएल नॉर्मल होता है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा हुआ है। अब ये ट्राइग्लिसराइड कहाँ से आते हैं? ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड के अंदर आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल के साथ, ये घी और मक्खन के इस्तेमाल से नहीं आते। और हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस आपको बता दी हुई हैं। जितना प्रोसेस फूड है जो बाज़ार से आप ख़रीदते हैं, बर्गर की शक्ल में, पिज़्ज़ाज़ की शक्ल में, शारमास, जो चीज़ भी मार्केट से बन के आपके घर में आ रही है वो प्रोसेस्ड है, ठीक है। जिसके अलावा हर तरह की चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, फलों के जूसेस, तमाम स्टार्चेस जैसे निशास्ता है, मैदे की बनी अशिया, आपके नान, मैदा, इसके अलावा जितने भी बेकरी आइटम्स हैं मैदे से बनने वाली, आपके चावल, ये सारे स्टार्चेस में आते हैं। ये जब भी मतलूबा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल आप करते हैं, जो कि यकीनन हम सब करते हैं, तो ये जाके लिवर में डिपॉजिट होते हैं और लिवर इनको ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। और जब ये ट्राइग्लिसराइड लिवर को मुकम्मल तौर पे भर देते हैं तो अब लिवर के पास एक ही तरीका इनसे जान छुड़वाने का कि वो इनको एक्सपोर्ट करे बाहर की तरफ। और जब ये एक्सपोर्ट करेगा बाहर की तरफ तो ये ट्राइग्लिसराइड जब लिवर से निकल के आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, लिवर ने अपनी जान छुड़ाई और इनको वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और अमूमन जब ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं तो आपको डॉक्टर 2 तरह की दवाएं तजवीज़ करते हैं, या तो वो आपको देंगे जेम्पिड या वो आपको देंगे फिनोगेट या इस ग्रुप की दवाइयाँ। अच्छा, ये दवाइयाँ आर्जी तौर पे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को नीचे ले आएंगी। और फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड से डरते हैं, और यकीनन आपको इनसे डरना चाहिए क्योंकि ये फैटी लिवर डिजीज़ काज करते हैं और समहाउ ये जाके हार्ट डिजीज़ भी काज करते हैं, तो आपको अगर फैटी ट्राइग्लिसराइड का खौफ है तो आपको उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उन चीज़ों से डरना चाहिए जिनके साथ ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं ब्लड में। अब ट्राइग्लिसराइड सिर्फ़ और सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से बढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी कुछ लिस्ट आपको बताई है। जितना आप इन चीज़ों से बचेंगे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स लो रहेंगे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन ज़्यादा है,
नंबर 2, आपका लिवर उस कार्बोहाइड्रेट को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा और वो उसको आपकी सर्कुलेशन के अंदर छोड़ रहा है। तो आपने परहेज़ किन चीज़ों का करना है? आपने परहेज़ करना है कार्बोहाइड्रेट का, ना कि घी और मक्खन का। ये जाके आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ाते। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि हमने अपने लिपिड प्रोफाइल की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, और अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने लिपिड लोअरिंग दवाइयाँ, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाइयाँ या कोलेस्ट्रॉल की कम करने की दवाइयाँ लेनी है। याद रखिए, अगर आप 3 माह के लिए अपना कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत लोअर लेवल पे ले जाते हैं तो आपके ये तमाम पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि दवा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर ये दवा खाने का मशवरा देता है तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक इस दवाई के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के सिर्फ नंबर्स ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी रूट कॉज ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे आपका मसला हल हो, तो कार्बोहाइड्रेट को अपनी ग़िज़ा में कम से कम कर दीजिए। हाँ, ये दवा मैक्सिमम 3 माह से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और जो भी आपको फ़वाइद इस दवा से होने हैं, ये बहुत अहम बात है, जितने आपको फ़वाइद कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों से होने हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नीचे आने की वजह से नहीं होने। ये दवाइयाँ बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जो खून में से तेज़ाबियत को कम करता है और खून के अंदर जो आपका ये जो सोजिश का अमल है, जो कि आगे चल के शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, डिसलिपिडीमिया, ये जो तमाम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, और जो 7-8 डिजीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी, जिसमें डिमेंशिया भी शामिल है, और जिसके अंदर और जो 8 डिजीज़ का कंपोनेंट है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, दोबारा मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। ये आठों की आठों बीमारियाँ आपकी इन्फ्लामेशन या सोजिश के अमल की मरहून मिन्नत हैं, और ये 8 की 8 बीमारियाँ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ख़त्म हो जाती हैं बग़ैर किसी दवा के। और ये 8 बीमारियाँ हैं: डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, आपका फैटी लिवर डिजीज़, आपका डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ ख़वातीन के अंदर, और इसके अलावा आपका कैंसर इवन। तो आज हमने जो कुछ सीखा है, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। कोलेस्ट्रॉल से खौफज़दा मत होइए और अपने डॉक्टर के साथ अपना मशवरा ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ दी हुई हैं तो इस वीडियो के बाद आप बंद कर दें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप तक एजुकेशन और आपको अपडेट करना मकसूद था। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।